Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अ मैन्युफैक्चर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर A, B एंड C। ठीक है, द फर्स्ट ऑपरेटर A हैज़ प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम वेयर एज द अदर टू ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम्स रेस्पेक्टिवली। A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. ठीक है, ये हमारे पास क्या है A. What is the probability that it was produced by A? तो हमें probability किसकी बतानी है? A की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि A मैन्युफैक्चर है, उसके पास 3 मशीन्स है, 3 मशीन्स ऑपरेटर A, B, C। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर A है वो प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव आइटम 1%, B और C करते हैं 5 और 7%, और A जो है जो टाइम कंज्यूम करता है जॉब के लिए वो करता है 50%, B करता है 30% और C करता है 20%। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। E1 लेंगे सबसे पहले, टाइम कंज्यूम by machine A for the job। E2 लेंगे, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन B for the job। E3 लेंगे, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन C for the job। ठीक है, और A लेंगे, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 की। तो देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टाइम कंज्यूम्ड बाई मशीन A, तो कितना कंज्यूम किया है मशीन A 50%, तो 50% हो गया 50/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि मशीन B ने कितना टाइम कंज्यूम किया 30%, तो ये हो गया 30/100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि मशीन C ने कितना किया 20%, तो ये हो गया 20/100। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 यानी कि डिफेक्टिव आइटम मशीन A ने कितने प्रोड्यूस किए, तो कितना किया 1%, 1% मतलब 1/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 निकालेंगे, मतलब डिफेक्टिव आइटम मशीन B ने कितना प्रोड्यूस किया, ये क्या है 5%, 5% होता है 5/100। अब निकालेंगे A बाय E3 प्रोबेबिलिटी, मशीन C ने कितना प्रोड्यूस किया डिफेक्टिव आइटम 7%। ठीक है, तो ये हो गया 7% यानी कि 7/100। अब लगाएंगे यूजिंग बेस थ्योरम। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A की, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 बाय A की। E1 में ही तो है मशीन A। ठीक है, तो निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A। इसका फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। सबकी वैल्यूज़ डाल दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है 50/100, इसकी वैल्यू 1/100, इसकी वैल्यू 50/100, ये 1/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 30/100, A बाई E2 की 5/100 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 20/100 और A बाई E3 की है 7/100। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 50/10,000 और नीचे हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम आएगा सेम 10,000 और ऊपर बचेगा 50 प्लस ये हो गया 150 प्लस ये हो गया 140। ठीक है, ये कैंसिल, ये आ गया 50/340, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 5/34। ठीक है, आगे समझ, ये आ गया इसका आंसर। 12th क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक।
2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. हमें किसकी probability बतानी है? lost card being a diamond. ठीक है, तो 52 कार्ड्स है हमारे पास, जिसमें से लॉस हो गए हैं उस पैक में से। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड। 2 कार्ड्स दिख रहे हैं जिसमें वो क्या है, बोथ डायमंड। तो देखिए E1 लेंगे, lost card is diamond। E2 लेंगे, lost card is not diamond। और A लेंगे हम, 2 cards drawn। ठीक है, तो सबसे देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, lost card is a diamond। डायमंड कितने होते हैं? 13 और टोटल कार्ड है 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए, लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट अ डायमंड। 52 में से 13 गए 39, तो ये आ गया 39/52। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। तो देखिए ये बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, लॉस्ट कार्ड इज़ अ डायमंड। तो डायमंड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, तो कितना हो गया 12। और कितने कार्ड है? 2 कार्ड्स, तो ये आएगा 12C2 52 है ये टोटल, तो इसमें से भी एक कम होगा, तो ये हो गया 51C2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। तो इसका आएगा 13C2 अपॉन 51C2। ठीक है, ये आएगा। तो अब देखिए इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए NCR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ से देखिए n कितना है 12, तो ये 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 कितना हो गया 10 फैक्टोरियल, और r कितना है 2, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब नीचे 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 में से 2 गया 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए ये हो गया 12 11 क्रॉस 10 फैक्टोरियल, नीचे बचा 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 51 क्रॉस 50 क्रॉस 59 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखिए ये देखिए 3 से कटेगा, 3 4 से 12, 13 7 17 3 जा 51। अब देखिए ये 2 2 से 4 और 2 से ये 50 गया 25, तो ये आएगा हमारे पास 22/425। ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। अब A बाय E2 की निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है 13C2, तो ये हो गया 13, n है 13 और r है 2, और 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, नीचे 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल। 13 को खोलेंगे 13 क्रॉस 12 क्रॉस 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये 51 क्रॉस 50 क्रॉस 49 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल। 49 से 49, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 4 से 12, 17 3 जा 51। अब ये 2 से 2 2 से 4, 50 को काटेंगे 2 से, तो यार 25। तो इसका आंसर आया 26/425। ठीक है, तो वैल्यूज़ आ गई यूजिंग बेस थ्योरम। तो हमें निकालना है लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, इसका फॉर्मूला निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। वैल्यूज़ रखिए। इसकी वैल्यू कितनी है E1 की 13/52 क्रॉस इसकी वैल्यू है 22/425। ठीक है, नीचे ये वैल्यू सेम आएगी 22/425 प्लस E2 है हमारे पास
39/52 क्रॉस इसकी वैल्यू आएगी 26/425। सोल्व करने पर देख लिए आप, सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 11/50। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, ए कॉइन इज टॉस्ड, अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि हेड आएगा। तो सबसे पहले देखिए E1 लेंगे, ए स्पीक्स ट्रूथ, E2 लेंगे, ए स्पीक्स फॉल्स, ठीक है, और ए लेंगे हेड अपीयर्स। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी हमारे पास, ए स्पीक्स ट्रूथ मतलब ए जो स्पीक करता है ट्रूथ सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए, ए जो है झूठ बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 4/5, तो ये आएगा 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 यानी कि हेड अपीयर्स और ए स्पीक्स ट्रूथ, सच बोलता है ए और हेड आएगा। तो देखिए एक कॉइन होता है, उसको एक बार फेंकेंगे तो उसके 2 ही तो फेस होते हैं टोटल, और हेड कितनी बार आएगा एक ही बार, तो इसका हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, तो देखिए हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही तो होगी, और टोटल है 2। यूजिंग, अब यूज़ करेंगे बेस थ्योरम। हमें निकालना क्या है एक्चुअली हेड, देयर वाज हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए निकालना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। वैल्यूज़ पुट कीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू 4/5, ये है हमारे पास 1/2, नीचे 4/5 इंटू 1/2 प्लस इसकी वैल्यू है 1/5 और इसकी 1/2, तो ये आएगा 4/10। नीचे देखिए एलसीएम आएगा 10 और ये हो गया 4 + 1, तो ये हो गया 4/10 और 5/10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 4/5। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट होगा। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट ए सबसेट बी एंड पी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से बताना है ऑप्शन। तो देखिए ए सबसेट बी कब होगा, ए के पास अगर एलिमेंट 1 और 2 है तो ए सबसेट बी कब होगा, जब बी के पास ए के भी एलिमेंट हो, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसमें ए के एलिमेंट भी है, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। और ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो क्या आता है 1 और 2, जो किसके इक्वल है ए के, तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है ए के। तो देखिए और एक बात हो रहा है, जो पी ऑफ बी होता है 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है, और इक्वल भी होता है, ठीक है, ये इस 0 और 1 के बीच में लाई करता है पी ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए ए सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है ए के, दोनों तरफ देखिए प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इनको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। तो रिवर्स करेंगे तो साइन भी चेंज हो गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए अपॉन 1, ठीक है। तो अब देखिए पी ऑफ ए किसके इक्वल है ए इंटरसेक्शन पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया इसका, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी
इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, ये रहा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, आ गया समझ।